गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज काव्य खंड से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कन्यादान और इसके कवि हैं ऋतुराज जी। सबसे पहले कवि के बारे में जानेंगे। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से ही उन्होंने अंग्रेजी में एमए पास किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविता में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। जैसा कि कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, कन्यादान। कन्यादान मैंने जब लड़की की शादी की जाती है तो उससे उसकी माँ द्वारा कुछ सीख दी जाती है, कुछ शिक्षा दी जाती है, तो इसी के बारे में यह कविता है। तो कवि इस कविता के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि माँ बेटी के आपसी संबंधों की घनिष्ठता नए सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करती है। माँ अपनी युवा बेटी के लिए पहले कुछ और सोचती थी, पर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण अब कुछ और सोचती है। पहले उसके मन में कुछ अलग तरह के डर भाव छिपे हुए होते थे, लेकिन अब उनकी दिशा और मात्रा भी बदल गई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति हुई है। कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसमें कठिन शब्द जो आए हैं, वक्त मैंने होता है समय, अंतिम पूंजी यानी कि आखिरी संपत्ति, सयानी मैंने होता है समझदार, बाँचना मैंने पढ़ना। कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में जीवन मूल्य जो हैं बदल गए हैं। माँ अपनी बेटी के लिए केवल भावुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानती, बल्कि अपने संचित अनुभवों की पीड़ा का ज्ञान भी उसे देना चाहती है, ताकि उसे आने वाले समय में किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कवि कहते हैं कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए जिन दुखों को भोगा था, सहा था, कन्यादान के समय अपनी बेटी को वह सब समझाती है।
और उन्हें उन सब बातों की जानकारी देना आवश्यक समझती है। उसकी बेटी ही उसकी अंतिम संपत्ति थी। जीवन के सारे सुख दुख वह अपनी बेटी के साथ ही बांटती थी। चाहे वह बेटी का विवाह कर रही थी, पर अभी उसकी बेटी अधिक समझदार नहीं थी। उसने दुनियादारी को नहीं समझा था। वह अभी बहुत भोली और सीधी सादी थी। वह दुखों की उपस्थिति को महसूस तो करती थी, पर उसे अपने दुख को समझना और बांटना नहीं आता था। ऐसा लगता था कि अभी वह धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही जानती थी, पर उनके अर्थ समझना उसे नहीं आता था। अर्थात वह दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी भली भांति नहीं समझती थी। उसमें इतनी समझदारी नहीं आई थी कि वह दुनिया के भेदभावों को समझकर स्वयं पर नियंत्रण कर सके या स्वयं कुछ निर्णय ले सके। कवि कहते हैं कि लड़की की जब शादी होती है, जब उसे कुछ सीख दी जाती है, माँ समझाती है कि आगे लाइफ कठिन है, यानी कि तुम्हारी जो नया जीवन शुरू हो रहा है वो कठिन है, इसको कैसे जीना है और आने वाले दुख तकलीफ़ों से कैसे निपटना है, वो उसे समझाती है। उसके बाद कवि कहते हैं कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। रीझना, रीझना मैंने होता है आकृष्ट होना, किसी की तरफ आकर्षित हो जाना। आभूषण, आभूषण मैंने गहने। भ्रम, भ्रम मैंने होता है धोखा। कवि आधुनिक युग में समाज में आए परिवर्तनों के आधार पर विवाह के समय भी माँ की ओर से बेटी को शिक्षा दी है, उसे सचेत किया है। आज के बदलते समाज में कोरे आदर्शों की कमजोरी का कोई महत्व शेष नहीं बचा है। कवि के अनुसार माँ कन्यादान के समय अपनी लड़की को समझाते हुए कहती है, कन्यादान यानी कि जब शादी का समय होता है, कन्या का दान किया जाता है, तब लड़की की माँ जो है उसे समझाते हुए कहती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते ही नहीं रहना, केवल अपनी सुंदरता और बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान देना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी की गहराई के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। क्योंकि जो पानी परछाई दिखाता है और सुंदरता के प्रति तुम्हें आकर्षित करता है, वह डूबने पर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा सावधान रहना है। आग केवल रोटियां सेकने के लिए ही होती है, वह जलने और जलकर मर जाने के लिए नहीं होती। और उसके बाद कवि कहते हैं कि इसलिए जो है कि आग का शिकार मत होना, यानी कि सावधान रहना। नारी जीवन को भ्रम में डालने वाले तरह तरह के वस्त्र और गहने होते हैं, यानी कि स्त्री जो है, महिला हमेशा अच्छे वस्त्रों यानी कि सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों पर रीझ जाती है। ये तो एक धोखा होता है, शाब्दिक धोखा होता है, जो स्त्री को जीवन में बांध देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए कहा कि तुम हमेशा लड़की बने रहना, पर कभी भी लड़की की तरह दिखाई मत देना। हमेशा लड़कों की तरह सजग, सचेत और सावधान रहना। समाज में व्याप्त परिवर्तनों को भली भांति समझना,
यानी कि समय के अनुसार चलना। और यह संसार जो है निर्मम है, यानी कि लोगों में दया नहीं है, प्यार नहीं है, इसलिए इस संसार को पहले भली भांति समझना और फिर आगे का जीवन उसी के अनुसार अपना चलाना। यह कविता मुख्य रूप से समाज का दर्पण है। एक ओर माँ बेटी के घनिष्ठ संबंध की चर्चा हुई है, तो दूसरी ओर हमें यहाँ समाज की वर्तमान स्थिति का भी दर्शन हुआ है। इस कविता का संबंध नारी जागृति से भी है। इस कविता के जरिए कवि ने मुख्य रूप से नारी जागृति की भी चर्चा की है और कवि ने स्त्री की कमजोरियों पर प्रकाश डाला है। लेकिन आज भी भारत में पुरुष प्रधान समाज ही विद्यमान है। कवि ने यह बताते हुए नारी को अपने शोषण के प्रति सचेत रहने को कहा है। दहेज प्रथा जैसी समस्या पर भी कवि ने नारी को जागृत करने का प्रयास किया है। नारी अपने गुणों तथा शक्तियों के साथ शोषण का डटकर सामना करने का साहस भी रखे, यह भी कवि कहना चाहते हैं। और मुख्य रूप से इस कविता का यही उद्देश्य था कि नारी जो है, स्त्री जो है, अपने गुणों, अपनी शक्तियों को पहचाने और उसका सही प्रयोग करते हुए अपने साथ होने वाले हर जुल्म, हर शोषण, हर अत्याचार का डटकर मुकाबला करे।